हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं और ये वैकेंसी हैं जीआईसी पीजीटी के लिए। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप आसानी से इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और ये पुरुष महिला वर्ग के लिए है। ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी है। तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी जो तिथि हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो कि चालू हो चुकी है 22 दिसंबर से। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 22 जनवरी है। यानी कि आपके पास पूरा एक माह का वर्ष है इस प्रक्रिया में आवेदन करने का। और भी जानकारी है, सारी सूचना यहाँ पर दी गई है, पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका ऑनलाइन जो आवेदन है वो स्वीकार किया जाएगा। अगर आपने फीस जमा नहीं की है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और ना ही आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा। तो इससे आप एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर फिल करना होगा क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो मेल आईडी पर आएगा, ठीक है। और जब भी आप नंबर डालेंगे तो उस पर भी आपको मैसेजेस आते रहेंगे। इसकी जो वेबसाइट है वो है uppsc.up.nic.in, जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी शो हो रहा होगा। वहाँ से आप यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन बात है इसकी कि शुल्क कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का जो शुल्क रहता है फॉर्म का वो बहुत कम रहता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जैसे जनरल कैटेगरी हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो वहाँ पर आपको टोटल जो फीस है वो 125 देनी होगी क्योंकि परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा अगर आप शुल्क जमा करते हैं तो आपको 25 रुपये और ऐड होते हैं, जो टोटल 125 हो जाते हैं। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करते हैं तो परीक्षा शुल्क 40 होगा और अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से करते हैं तो 25 रुपये फिक्स्ड हैं, उसमें कमी नहीं हो सकती है। तो योग हो गया 65। तो ये था आवेदन शुल्क। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से विषय यहाँ पर निकाले गए हैं, कौन कौन लोग किस किस विषय में अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी पुरुष शाखा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू और वाणिज्य। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या, किस विषय के लिए कितने कितने पद रिक्त हैं। इसके बाद हम महिला शाखा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य और गृह विज्ञान। तो महिला शाखा की कितनी सीट हैं, कितने रिक्त पद हैं, ये भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। हर विषय के अलग अलग रिक्त पदों की संख्या दी गई है। तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप अपने सब्जेक्ट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अर्हता की कि शैक्षिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए, तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेंगे।
प्रवक्ता यानी कि पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि आपने MA या MSc इस तरह का आपने कोई भी कोर्स किया हो। जीव विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में MSc। प्रवक्ता पुरुष महिला शिक्षा शास्त्र की बात करें तो मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में MA किया हो। इसके बाद या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हो। प्रवक्ता पुरुष महिला हिंदी की बात करें तो हिंदी में MA और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला उर्दू की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में MA या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि। संस्कृत की बात हो रही है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इस संस्कृत में MA या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि। प्रवक्ता पुरुष महिला वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में MCOM और प्रवक्ता गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान या गृह कला में MA की उपाधि होना ज़रूरी है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में BSc गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं तो भी ये आप PGT होम साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या IT कॉलेज लखनऊ से BSc है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे अर्हताएँ कि आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ होम साइंस के अभ्यर्थियों के लिए कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपने अगर इनमें से भी कुछ किया है तो भी आप होम साइंस PGT में अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषय हेतु अधिमानी अर्हता भी निम्नवत है। राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि भी होना ज़रूरी है। यानी कि आपने B.Ed भी किया हो तो भी आप इसी में अप्लाई कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हता भी हैं। पहला, प्रादेशिक सेना से मैं कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये अधिमानी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता गृह विज्ञान पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्त केवल महिला शाखा के लिए है। तो पुरुष शाखा के अभ्यर्थी गृह विज्ञान में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें, अब आयु सीमा पर चलते हैं कि कितनी आयु सीमा हो सकती है, यानी कि कितने वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, यानी कि आप 21 वर्ष के हो चुके हों। 21 वर्ष से पहले आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और 21 वर्ष से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन हो भी नहीं पाता है, तो आप ध्यान रखें। और लास्ट जो है, अधिक से अधिक आयु जो है वो अब मायने रखती है, वो है 40 वर्ष, और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो 1980 से पहले पैदा हुए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 99 के बाद पैदा हुए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा छूट यहाँ पर दी गई है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, खेलों में कुशल खिलाड़ी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं। कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी, यानी कि जो एज 40 से अधिकतम उनके लिए 45 हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है, यानी कि उनके लिए ये जो अधिकतम आयु सीमा 40 थी, उनके लिए बढ़कर
हो चुकी है 55। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ग के पदों हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट और आरक्षण देय होगा। इसके बाद हम चलते हैं, और भी कोई आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको वो फिल करने होंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप देख सकते हैं होती है। नेगेटिव मार्किंग का असर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत ध्यान से आपको पेपर देना होता है। कितने सब्जेक्ट में पेपर आता है तो आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात हम देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 यानी कि 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा और इसे दंड के रूप में 1/3 जो नंबर है वो आपका कट जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है और चारों बबल्स खाली रहते हैं, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें। तो अब जब भी आप अपना पेपर सॉल्व करें GIC PGT का, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर ही करें। किस तरह से फॉर्म भरना है ये मैं आपको ऑनलाइन जाकर, जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से फॉर्म भरना है। आपका जो फ़ोटो है वो ऑलरेडी स्कैन्ड होना चाहिए आपके डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, जिससे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपके सिग्नेचर भी आप स्कैन्ड होने चाहिए। तो ये चीज़ आप पहले से करके रखें। जैसे आपका जो फ़ोटो है वो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और JPG, .jpeg, GIF, TIF, PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अध्ययन पाठ्यक्रम की ओर। तो आप ध्यान रखिए, जब भी PGT का पेपर होता है GIC UPPCS का UPPSC के द्वारा तो वो 2 भागों में बटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 भाग यानी कि जो पहला पार्ट होता है वो सामान्य अध्ययन का होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपके विषय का होगा जिसमें आपने अप्लाई किया है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का ही होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जो कुल 300 अंक का और समय आपको 2 घंटे का दिया होगा। सामान्य अध्ययन में बात करें तो कौन कौन से विषय आपके पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, और 11वां पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है सामान्य अध्ययन का, मैं आपको लिए अपलोड कर दूंगी, मेरे पास है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद आता है वैकल्पिक विषय जो आपके सब्जेक्ट का होगा। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अपनी बुक से कर सकते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़कर, जैसे यानी कि 6th क्लास से आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक्स को ज़रूर पढ़ें। वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप UGC नेट की बुक से तैयारी करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे।
प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर सबका जो सिलेबस है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक ही वीडियो देखना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट का। तो ये जो सिलेबस है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे अलग अलग वीडियोस में, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पहुँचती रहेगी टीचर से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।